नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 10 झांसी की रानी कविता पढ़ने जा रहे हैं और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। उन्होंने इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम झांसी की रानी भी कहते हैं, उनकी वीरता, उनके शौर्य, उनकी बहादुरी के किस्से बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। सचमुच इस कविता को पढ़कर देश प्रेम की भावना हमारे अंदर भी जागृत हो जाती है। तो आओ इस कविता को विस्तार से पढ़ें। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण जितने भी देशी शासक थे, देशी राजा थे, वे सभी चिंतित होने लगे। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की जो भौहें थी वो क्रोध से तन गई थी। तो भ्रिकुटी का अर्थ है यहाँ पर भौहें। तो यहाँ पर पहली पंक्ति को अगर हम ध्यान से देखें, सिंहासन हिल उठे, यानी कि राजाओं की जो गद्दियां थी, जो सिंहासन थे, वे हिल उठे, वे बड़े ही विचलित हो गए, बेचैन हो गए। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी और राजवंश के लोगों ने अपनी भौहें जो थी वो तान ली थी। कहने का अर्थ क्या है कि वो क्रोध से भर गए थे। क्या हुआ था कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत अंग्रेजों के अत्याचारों से बूढ़ा हो चुका था, जर्जर हो चुका था, कमजोर हो चुका था, आज उस भारत में एक नई जवानी की लहर दौड़ उठी थी। आज गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी कि जितने भी भारतवासी थे उन सभी ने अपनी गुमी हुई आजादी, यानी कि अपनी स्वतंत्रता के महत्व को, उसकी कीमत को आज पहचाना था। अब उन्होंने क्या सोचा? दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यहाँ पर फिरंगी का अर्थ क्या है? अंग्रेज। अब सभी देशवासियों ने, सभी ने क्या किया था? अपने मन में अंग्रेजों को देश से सदा सदा के लिए, भारत से बाहर निकालने के लिए अपने मन में ठान लिया था, निश्चय कर लिया था कि वे अंग्रेजों को दूर भगा देंगे। आगे देखिए, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, तो यहाँ पर 1857 की बात की गई है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है कि सन 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी थी, वो भी चमक उठी और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी, जो कि झांसी वाली रानी थी, यानी झांसी में रहने वाली वो रानी थी। और उनकी बहादुरी के किस्से हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से उनका गुणगान जो है वो सुना है। आइए कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी थी, अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी। वह बहुत ही सुंदर थी। नाना के साथ वह पढ़ती थी और उनके साथ ही वह खेलती थी। उनकी दोस्ती केवल बरछी, ढाल, तलवार और कटार से थी। शिवाजी की वीरता की कथाएं
उसे जुबानी याद थी। बुंदेलवासी कहते हैं कि वह एक महान योद्धा थी जो युद्ध में मर्दों के समान, मर्दों की भांति लड़ी। आगे है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता के अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवित्री बता रही है कि ये कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता ने उसके अंदर जन्म लिया हुआ था। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, यही बचपन में रानी के प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ दुर्गा की वह भी पूजा किया करती थी। बचपन से ही उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे और बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के पौरुष की कथा, उसके बहादुरी के किस्से हमें सुनाते हैं। आगे कविता पढ़ते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी, वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर कवित्री बता रही हैं कि वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। राजमहल में खुशियां छा गई, बधाई के गीत गाए गए। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चरितार्थ करने झांसी के महलों में आई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव ने भवानी को। आज भी बुंदेलखंड के वासियों के मुख से हम उस वीर रानी की कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी। आगे कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके, काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बुल्लों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री यहाँ बता रही है कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, सौभाग्य का जन्म हुआ। महलों में खुशहाली छा गई, लेकिन भाग्यों को यह मंजूर न था। समय का चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया। तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्यन से सुहाग की चूड़ियां देखी नहीं गईं और राजा जी निसंतान ही चल बसे, यानी स्वर्ग सिधार गए। रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा ना थी। ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। बुंदेलखंड वासी हमें उस वीर और साहसी रानी की कथा सुनाते हैं। आइए कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। तो यहाँ पर राजा की मृत्यु के बाद की घटना के बारे में बताया गया है कि जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई, झांसी का दीपक बुझ गया, तब राज्य में दुख का अंधेरा छा गया। उसकी देखभाल करने वाला अब कोई न रहा। यह समाचार जानकर लॉर्ड डलहौजी, अंग्रेजी सेनापति, बहुत ही खुश होता है। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब उसने ये सोचा
कि अब तो राजा की मृत्यु हो चुकी है, झांसी के राजा मर चुके हैं, इसलिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है कि उस पर, झांसी पर अपना राज्य जो है वो स्थापित किया जाए। तब उसने क्या किया देखिए, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब डलहौजी ने क्या किया, अपनी सारी फौजें दुर्ग पर, किले के ऊपर झंडा फहराने के लिए उसने वहां पर भेज दी, और लावारिस का वारिस बनकर, क्योंकि झांसी का कोई वारिस नहीं था, वो लावारिस हो चुकी थी, तो वहां का वारिस बनकर अब अंग्रेजी सत्ता जो थी वहां पर झांसी में आ चुकी थी, स्थापित हो चुकी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। रानी अश्रुपूर्ण आंखों से, यानी कि आंसुओं से भरी आंखों से इधर उधर देखती है। क्या देखती है कि सारी झांसी जो है वो वीरान पड़ी हुई है, सुनसान पड़ी हुई है। बुंदेलो हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बुंदेल हर बोलों के मुंह से हमने उस हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी है जो जमकर दुश्मनों के साथ लड़ी। आइए कविता की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। अनुने विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दिया चाहता था जब ये भारत आया। अब यहाँ पर अंग्रेजों की चालाकियों के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजों की चालाकियों को समझना बहुत ही कठिन था। वे किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनते थे। यहाँ पर अनुनय विनय का अर्थ क्या है, प्रार्थना या विनती। तो वो किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब ये भारत पहुंचे थे, कैसे आए थे, व्यापारी बनकर, और हमसे दया की भीख मांगते थे, क्योंकि वे अपना व्यापार यहाँ पर बढ़ाना चाहते थे। आगे देखिए, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। लेकिन अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया। उनका स्वरूप अब बदल गया था। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। उसने भारत के जितने भी राजा थे, नवाब थे, उन सभी को अपने पैरों तले कुचल दिया। रानी दासी बनी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो क्या बन चुकी थी, दासी बन गई थी, नौकरानी बन गई थी। बनी ये दासी अब महारानी थी, और उनके जो अंग्रेजों की जो दासियां थी, अब वो यहाँ की भारत की महारानियां बनकर बैठ गई थी। तो इस प्रकार बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की बहुत सारी कहानियां सुनी। आइए कविता की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। तो यहाँ पर राजधानी दिल्ली की बात की गई है कि अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली छीन ली। देखते ही देखते उन्होंने लखनऊ पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया, नागपुर पर धोखे से अधिकार भी प्राप्त कर लिया। आगे देखिए, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात यानी कि हैसियत कि उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटका, इनकी क्या हैसियत की, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रनिपात। वज्रनिपात का अर्थ होता है बहुत बड़ी यानी भारी मुसीबत आना। तो यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है कि उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटका की भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं थी। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उनके भीषण आक्रमण की मुसीबत आई। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुख से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथाएं सुनी हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री क्या बता रही है कि अंग्रेजों ने देशी राजाओं और नवाबों का अपमान किया।
जिससे रनिवासों में उनकी रानियां और बेगमें दुख से बेहाल हो रोया करती थी। उनके गहने, उनके कपड़े कलकत्ते के बाजारों में बेचे जाते थे। अंग्रेज अपने अखबारों में सरेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे। इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां सुनी हैं। आइए कविता की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। तो यहाँ पर कवित्री बता रही है कि अंग्रेजों की नीतियों से सभी लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था। झोंपड़ियों में रहने वाले जहाँ गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। उनके मन में अभिमान था अपने पूर्वजों के लिए। तो नाना धुंधु पंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए जरूरी सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। उधर उनकी छबीली बहन यानी लक्ष्मीबाई ने खुले आम रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध का ऐलान कर दिया था। आगे हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बुल्लों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उधर उनकी बहन जो छबीली जो है, जिसने रणचंडी का रूप धारण किया हुआ है, उसने भी युद्ध का ऐलान कर दिया। तो इस प्रकार युद्ध का यह पावन यज्ञ शुरू होने जा रहा था, जिसे देश और देशवासियों के हृदय में सोई हुई ज्योति को जगाना था, उनके अंदर देश प्रेम की भावना को उजागर करना था। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां, उनकी बहादुरी की किस्से बुंदेल हर बोलों के मुंह से सुने हैं। यहाँ पर हर बोलों का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति के मुंह से। तो वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वह तो मर्दों के समान युद्ध करने वाली वो वीर स्त्री और कोई नहीं बल्कि वो झांसी वाली रानी यानी लक्ष्मीबाई थी। कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ पर क्या बता रही है कि महलों से उठी हुई आग, उठी हुई चिंगारी, किस चीज की चिंगारी है? वो आज़ादी के लिए, हमें हिंदुस्तान को जगाने के लिए ये जो चिंगारी उठी थी, इसने क्या किया कि झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को भी अपनी लपेट में ले लिया, उन्हें भी अपनी दौड़ में शामिल कर लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी, यानी कहने का भाव क्या है कि स्वतंत्रता की यह चिंगारी हर देशवासी के अपने हृदय से आई थी, कि वह अपने हृदय से अपने देश के लिए आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। आगे देखिए, झांसी चेती दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। चेती का अर्थ क्या है? सावधान कर दिया। और ये जो चिंगारी थी, इसकी लपटें लखनऊ में भी दिखाई दे रही थी। आगे देखिए, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, कि इस क्रांति की ज्वाला ने मेरठ, कानपुर और पटना में भी खूब धूम मचा दी थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी खूब हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां, स्वतंत्रता की चिंगारियां जो थी वो भड़क रही थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी है, उनकी वीरता की गाथाएं सुनी हैं। इस क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो आइए कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं, जिसमें कवित्री ने
उन महान वीरों को याद किया है जिन्होंने स्वतंत्रता महासंग्राम में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो कवित्री क्या लिख रही है? इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, महायज्ञ का मतलब क्या है यहाँ पर? महान एवं पवित्र कार्य। कि स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर वीर शहीद हो गए। इनमें नाना धुंधु पंत तांतिया टोपे और चतुर अजीमुल्ला नाम, सरनाम का मतलब ये प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने अपने प्राण हमेशा हमेशा के लिए खो दिए अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। आगे है अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो साथ ही कवित्री अहमद शाह मौलवी और ठाकुर वीर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के महान वीर सिपाहियों के नाम भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिनके नाम हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों की नज़र में एक अपराध था, जिसके बदले में उन्हें बहुत ही कष्ट सहने पड़ते थे। और हमने उनकी वीर कथाओं का वर्णन बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुंह से सुना है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने रूप में मर्दों के समान अंग्रेजों के साथ डटकर लड़ती रही और अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ती रही। आइए कविता की अगली पंक्तियों को देखें। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो कवित्री उन वीर पुरुषों को याद करते करते, उनकी गाथाओं को याद करते करते आगे हमें झांसी के मैदान में लेके जा रही है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान, पुरुषों के समान युद्ध के मैदान में डटकर खड़ी हुई है। और उसके सामने मैदान में कौन खड़ा है? कविता की अगली पंक्तियों में देखते हैं। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के सामने लेफ्टिनेंट वॉकर, जो कि अंग्रेजों का सेनापति है, वो आगे बढ़कर आया। तब उसे देखते ही रानी ने क्या किया? अपनी तलवार खींच ली। तो इस प्रकार असमानों का अर्थ क्या है? बराबरी ना बराबरी वाले लोगों में। एक और तो वो महिला खड़ी हुई है और दूसरी ओर कौन है? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर खड़ा हुआ, वॉकर खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार असमानों में, यानी कि जिनमें कोई समानता ना हो, ऐसे दो लोगों में जो युद्ध जो है हो रहा है। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो रानी के वार से लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वो जख्मी हो जाता है और युद्ध से भाग जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को देखकर, उसकी बहादुरी को देखकर वह बड़ा ही हैरान हो जाता है। तो इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, उनके शौर्य की गाथाएं हमने हर बोलों के मुंह से, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है, और वह मर्दों के समान युद्ध के मैदान में डटकर अंग्रेजों का सामना करती रही। आइए कविता की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। तो रानी लक्ष्मीबाई आगे ही आगे बढ़ती गई और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए आखिरकार कालपी पहुंची। कालपी एक उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है। तो वहां पर रानी लक्ष्मीबाई अपना घोड़ा लेकर पहुंच जाती है, लेकिन घोड़ा काफी देर तक क्योंकि दौड़ रहा था और वह लगातार दौड़ते दौड़ते थक कर धरती पर एकदम गिर जाता है और वह स्वर्ग सिधार जाता है, भाव मर जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार,
विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का वर्णन करती हुई सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताती हैं कि यमुना नदी के तट पर एक बार फिर से अंग्रेज रानी से हार जाते हैं और विजयी हुई रानी आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है और वह ग्वालियर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, तो वहाँ के जो राजा सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों के मित्र थे और वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां सुनी हैं और वह मर्दों के समान युद्ध में अंग्रेजों के साथ डटकर लड़ी थी। कविता की अगली पंक्तियां देखें। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल सिमत सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिख रही हैं कि रानी को विजय तो मिल गई थी, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया और इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ के साथ हुआ, जिसे उन्होंने परास्त कर दिया। आगे देखें। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी सहेलियां कान्हा और मंदरा, वे भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में उनके साथ खड़ी हुई थी और युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई हुई थी। लेकिन तभी क्या होता है, आगे देखें। पर पीछे हुर्रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तभी अचानक युद्ध के मैदान में जब रानी लक्ष्मीबाई दुश्मनों के साथ डटकर मुकाबला कर रही थी, तभी पीछे से हुर्रोज आ जाता है और रानी जो है पूरी तरह से दुश्मनों से घिर जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की वीर कथाओं का वर्णन हमने बुंदेल हर बोलों के मुंह से सुना है कि वह मर्दों के समान युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के साथ डटकर वह सामना करती है। आइए कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। अंग्रेजों की सेना से घिरी होने के बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के बीच भारी मार काट मचाती हुई आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। शत्रु सेना को पार कर आगे ही आगे वह बढ़ रही थी कि अचानक सामने एक नाला आ जाता है, लेकिन इस नाले को पार करना उसके लिए एक गहरा संकट था, एक भारी संकट था। क्या कारण था? घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, क्योंकि उसका घोड़ा नया था जिसे नाला पार करना नहीं आता था और उसके पैर जो हैं घोड़े के वो वहीं पर ही अड़ जाते हैं। इतने में ही अंग्रेजी सैनिक जो हैं, जो कि अपने अपने घोड़ों पर सवार थे, वे आकर रानी लक्ष्मीबाई को घेर लेते हैं। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार, क्योंकि रानी बेचारी अकेली थी और शत्रु बहुतेरे यानी बहुत संख्या में थे और रानी के ऊपर वार पर ही वार करने लगे थे वो। तभी क्या होता है, घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि घायल होकर वह सिंघनी यानी शेरनी, शेरों के समान गर्जना करने वाली रानी जो थी, हार कर वो वीर गति को प्राप्त कर जाती है, यानी स्वर्ग सिधार जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथाएं हमने बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुख से सुनी हैं कि किस प्रकार वह महान स्त्री मर्दों के समान अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती है अपनी अंतिम सांस तक। आइए कविता की अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्या सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई के विषय में क्या कह रहे हैं कि रानी अब मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। चिता पर ही उसकी अलौकिक यात्रा निकली और उनका तेज अग्नि के तेज से मिल गया। क्यों? क्योंकि वह सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में इस तेज की अधिकारी थी। आगे देखिए, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। वह केवल 23 वर्ष की उम्र में ही उसने जो कर दिखाया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। सचमुच वह कोई अलौकिक शक्ति थी, कोई अवश्य ईश्वर का कोई वो रूप थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने के लिए इस धरती पर आई थी। वह हमें अब सही रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो शिक्षा देनी थी, जो सीख देनी थी, वो देकर चली गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आगे कवित्री क्या बता रही है कि जो रास्ता उसने हमें दिखाना था वह रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो सीख देनी थी, जो शिक्षा हमें देनी थी, वह शिक्षा देकर चली गई। और बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुख से हमने उनकी वीरता की कथाएं, उनके शौर्य की कथाएं सुनी हैं कि वह मर्दों के समान अंग्रेजों से डटकर वह मुकाबला करती है। आइए कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर पढ़ते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हैं कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को हमेशा हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारा यह बलिदान कभी ना मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, भले ही तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाएं, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, कि भले ही अंग्रेज अपने विजय में मस्त होकर गोलों से झांसी का नामो निशान मिटा दें। आगे, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, लेकिन तू स्वयं कभी ना मिटने वाली निशानी है जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता, तेरी गाथा अतुलनीय है, जिसकी कोई भी तुलना नहीं हो सकती। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की यह वीरता की कहानियां हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुख से सुनी हैं कि किस प्रकार से वह वीरों के समान लड़ती हुई, मर्दों के समान अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला करती हुई वीर गति को प्राप्त होती है और हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में भारत के इतिहास में अपना नाम चमकाकर चली जाती हैं। और ऐसी वीर स्त्री की वीर गाथा को हमेशा भारतवासी याद रखेंगे और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। सचमुच ऐसे वीर महान लोगों के दिए हुई कुर्बानियों के प्रति हमें शत शत नमन होकर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। हमें ऐसे वीर जवानों की बलिदानों को, उनकी दी हुई शहीदी को यूं ही नहीं भुला देना चाहिए। ऐसे वीर लोगों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और शत शत नमन करना चाहिए। सच है वे आत्माएं जो कि भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, दूसरों के लिए संघर्ष करते हुए अंतिम सांस तक अपने प्राणों की बाजी लगाकर
दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।